सबसे पहले तो मैं आपको ये क्या हो गया यार, जीपैट के बारे में बता देती हूँ। देखो, जीपैट एक ऐसा एग्जाम है जो बच्चे 4th ईयर में देते हैं। आप 3rd ईयर में भी दे सकते हो, बट ये इथिकली रॉन्ग है, लेकिन दे देना चाहिए। बट मतलब आपकी इच्छा, अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो दे देते हैं बच्चे, तो दे सकते हो। 1 मिनट, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे। आ, ये एग्जाम देने के बाद आप, अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर ली, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर नाइपर। ठीक है, नाइपर के साथ साथ आप आईआईटी बीएचयू के एग्जाम भी दे सकते हो। आपने देखा होगा, आपके बहुत सारे सीनियर्स अभी गए होंगे यूपी बनारस में क्या एग्जाम देने बीएचयू की, तो ये एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आप आईसीटी है, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। वहां पे जो भी काउंसलिंग होती है फॉर द एम फार्म कोर्स, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपके सारे दरवाजे खोल देगा। ठीक है, सो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें आपको आपका जो भी 4 साल का सिलेबस होता है बीफार्म का, वो सारा आता है। अब उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, एचएपी है, पैथो, ये सारे माइनर माइनर सब्जेक्ट है। तो माइनर सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं दैट शुड बी क्लियर। लाइट आ गई है गाइस, तो मैं कैमरा ऑन कर सकती हूँ अभी। तो दिख रही है सबको मैं? चलो, तो आते हैं हम। सो इसके बाद जो है, वही मैंने आपको बोला कि आप सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसका जो सिलेबस होता है वो आपका पूरा बीफार्म का जो भी सिलेबस है वो, उसमें से भी जो आपको 3rd सेमेस्टर से जो सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कोलॉजी होता है, ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं। ऑर्गेनिक तो आपको फर्स्ट सेम सेकंड सेम में थोड़ा 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 करके आता है, तो वो आप अभी से जो भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स है, वो अभी से इतना फोर्सफुली स्टार्ट नहीं करना। थोड़ा आप अभी तो फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा फार्मेसी समझ लो कि क्या है, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो, आपके बेसिक कंसेप्ट जो भी है ना, दैट शुड बी क्लियर, ताकि आपको आगे उसकी हेल्प हो सके। मतलब थोड़ा थोड़ा होता है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वैसे स्टार्टिंग करो, तो आपको ये आगे जाके वो हेल्प करेगा। ठीक है, ये होता है। और इसके बाद नाइपर की एग्जाम होती है इसके बाद नाइपर होता है। नाइपर में आपके वही 200 क्वेश्चंस आएंगे, फिर एग्जाम होगी, फिर उसमें भी जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं, मतलब टोटल जैसे नाइपर में टोटल अराउंड 600 सीट्स है, जितने भी 7 नाइपर मिला के इंडिया में। इस हिसाब से आपके रैंक हिसाब के आपका ब्रांच डिसाइड होता है, आपका कॉलेज डिसाइड होता है। जैसे अभी सर ने बोला कि अभी क्या हो रहा है कि एमबीए की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे भी, क्योंकि पैसा चाहिए यार, अपना सपना मनी मनी, सबको पैसा चाहिए, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, एंड दैट इज गुड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाइए, क्योंकि आपका जो करियर है वो अभी से आप डिसाइड करोगे। आपको, आप अगर एमबीए में अभी पैसों के लिए चले गए, फिर आपको लग रहा है कि यार, क्योंकि कोई भी अगर आपको पे कर रहा है तो आपसे उतना काम करवा के लेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एमबीए में भी काम लेते हैं, रिसर्च में भी जाओगे तो आपकी मतलब वाट लगा के रखेंगे। तो उस सारे प्रेशर को झेलने की आदत आपको यही से लगेगी। आप जीपैट में जितना प्रेशर झेल पाओगे ना, धीरे 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 आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी और आप वो सारा कुछ हैंडल कर पाओगे। तो ये एक चीज है जो आपको जीपैट की प्रिपरेशन सिखाएगी, जो हम भी उन सबसे सीखे हैं। अभी तक बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। सो ये होता है। तो ये हो गया जीपैट के बारे में, नाइपर के बारे में। और एक आईआईटी बीएचयू का एग्जाम होता है, जो आप वहां पे आपको जाके देना पड़ता है। उसके बाद आईसीटी का होता है। आईसीटी का नॉर्मल जीपैट के स्कोर, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, टॉप 50 के जो बच्चे होते हैं, वो वहां जाके काउंसलिंग में बैठते हैं और फिर उनको उस हिसाब से कॉलेज मिलता है। उसके बाद उनका एग्जाम भी होता है एमटेक का, तो वो हम मतलब जो जीपैट क्वालिफाइड या फिर नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट जो होते हैं वो भी दे पाते हैं। तो ये तो नॉर्मल जो भी है।
ये तो अभी आप बस एक ब्रीफ आइडिया रखो कि आपका जो प्राइमरी गोल दैट इज जीपैट, आपको सिर्फ जीपैट के लिए पढ़ना है, नाइपर के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईसीटी ये बीएचयू ये सारा सिलेबस आप जीपैट के लिए पढ़ लो, वही का वही सिलेबस आपको उस एग्जाम में आएगा। मतलब एक तीर से 100 निशाने आप लगा सकते हो, ठीक है। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन जीपैट के एग्जाम, तो ऐसा ये केस है। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं अपूर्वा मिर्चे और मैं बेसिकली नागपुर से हूँ। मेरा जो बी फार्म का कॉलेज था गुरु नानक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि महाराष्ट्र से कौन है, फिर नागपुर से कौन है, फिर गुरु नानक से कौन है। अच्छा लगता है अगर हमारे कॉलेज का कोई रहा तो, ठीक है। और मैं फार्मास्यूटिक्स कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ, मोहाली से ही। मेरा जो जीपैट का रैंक था वो 13 था। मैंने 3rd ईयर में भी दी थी और उसका 384 रैंक था। नाइपर जेई का 23 रैंक था। और मुझे 1 साल हो चुका है, मैं फार्मामाइट्स में पढ़ा रही हूँ और इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू। यहाँ पे क्या है, हम खुद भी सीख रहे हैं, दूसरों को भी सिखा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो मजा आ रहा है। तो देखो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो दिमाग का दही कर देगा आपका। लेकिन हम वो जो दही है ना उसको लस्सी में कन्वर्ट करेंगे और मस्त उससे एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब आपका इंट्रोडक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज मैंने ले लिया होता, क्योंकि अराउंड 80 प्लस बच्चे हमारे साथ अभी ज्वाइन हो चुके हैं। सो अब धीरे धीरे जान पहचान तो हो ही जाएगी, आप ज्वाइन करोगे तो, है ना। सो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फार्माइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। मैं आपको मतलब पूरा ट्राई करूंगी कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए और आप भी ट्राई करो, क्योंकि देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी वोलाटाइल है और समझने में दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। आपका अगर इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है तो लॉस। तो देखो दिन के 24 घंटे होते हैं, आप कॉलेज में जाते हो, यहाँ वहाँ सब मटर मस्ती करते हो, उसके बाद मतलब आपके वो 24 आवर्स में से सिर्फ 2 घंटे या फिर 1.5 घंटा फोकस के साथ बैठना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाएगी, ठीक है। तो आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूंगी कि सब कुछ वही के वही क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक को पुश करेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं इसी डर से कि नहीं जमेगा। तो अगर वो बच्चे छोड़ रहे तो अपन कर ले, तो अपना निकल जाएगा। तो ऐसा थॉट प्रोसेस रख के चलो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, जीपैट में टोटल केमिस्ट्री जो पोर्शन होता है ना, केमिस्ट्री में सारा कुछ आ गया। बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, मतलब बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें आपका बायोकेमिस्ट्री आता है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कौन सी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो भी एनालिसिस वाला है। ये सारे जो केमिस्ट्री मिला के टोटल 38 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से आपको 15 से बड़ा सा लेकर चलते 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 नहीं आते वैसे, और अभी तो फिलहाल जो पेपर हुआ उसमें तो ज्यादा मुझे दिखे भी नहीं, ठीक है। तो और इतने क्वेश्चंस पकड़ के चलो, कभी कभी तो 10 भी आ जाते। पहले पहले होता था कि केमिस्ट्री बहुत भर भर के दिया जाता था। तो ये होता है हमारा जीपैट के लिए। नाइपर का जो है उसमें भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत कम आए थे। मतलब जब हमने दी थी नाइपर की एग्जाम, तो नाइपर का कुछ डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि हर साल अलग अलग कॉलेज नाइपर लेती है, तो उनका पैटर्न थोड़ा चेंज होता है। अभी तो जीपैट का भी पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, तो वो अनएक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन हम हर वर्ष कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। सो ये होता है हमें 20, मतलब मैं बहुत मैक्सिमम लेके चलूँ तो हमें 20 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, और मिनिमम अगर बोलूँ मैं तो 14। हाँ, तो ये आप कैलकुलेट कर लो, 14 इंटू 4 इतने मार्क्स जो है वो जो भी आता है वो कैलकुलेशन, वो आपको आपके जो भी जीपैट का स्कोर होगा उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा पढ़ने में अगर आपको मतलब स्टार्टिंग से कंसेप्ट आप समझोगे तो, ठीक है। जिनको पसंद है उनका तो कोई वादा नहीं है, और जिनको नहीं पसंद है उनको पसंद करवाएंगे अपन आज। हाँ, सो अभी हम हमारे सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो जो होता है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन और एरोमेटिक। उसके पहले एक चीज आती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नाम, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ना, ये आपने 11th में पढ़ी होगी अगर आपने केमिस्ट्री, या फिर कोई नीट वाला बच्चा होगा। नीट वाले तो ऑलमोस्ट सारे होंगे, क्योंकि नीट वाले हम भी थे, हम भी यहीं पे आ गए, है ना। तो सबको ये क्लियर होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं, जो भी बच्चों को नहीं पता है उनके लिए। सो बेसिकली ये जो है थ्योरी, ये थ्योरी हमें बता दे कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों थी, मतलब
क्यों हाइब्रिडाइजेशन इस दुनिया में आया, क्यों निकाला गया, हर चीज का क्यों होना, वो क्यों होता है ना, व्हाई इज देयर। तो वो पहले हम रीजन समझेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बाद में देखेंगे। ओके, सो ये जो थ्योरी थी वो दी थी सिडविक एंड पोवेल ने। ये आपको नहीं पूछेंगे, हो सकता है नाइपर में पूछ ले, बट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है ताकि आपका बेस रहे। ठीक है, तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स है, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल होता है, समझो CH4 मॉलिक्यूल है, मिथेन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये कैसा दिखता होगा यार, पानी तो पानी जैसे दिखता है, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल का हम नहीं बता सकते ना कि शेप कैसा होगा। तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आइदर किसी के साथ बॉन्डेड हो सकते हैं, जैसे अभी H2O का एग्जांपल अगर हम ले, तो इसमें हाइड्रोजन के जो मतलब ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके होते हैं, तो वो दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और कुछ कुछ होते हैं जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं ना, वो नॉन बॉन्डेड होते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसके शेप में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही दिया है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैसे, आइदर वो बॉन्डेड है या फिर नॉन बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट में ये दिया हुआ है कि पढ़ लेते पहले अच्छे से, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल रिपेल द अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज। देखो आपको सबको पता है कि जो भी एटम होता है, बेसिक से जाओ, एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, एंड क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव नेगेटिव पास आए तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, सो यही लाइन दी है जो हमें पढ़ के समझ में आ गई, दैट इज एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस शेल में, दूसरे पेयर जो भी वैलेंस शेल होते हैं इलेक्ट्रॉन का, उनके बीच में रिपल होता है। ये दिए थ्योरी में पोस्टुलेट। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट ये है कि वो जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, the pair of electron tend to occupy such a position in space so that they feel repulsion। ठीक है, जैसे हम अभी हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे तब आपको ये पॉइंट और क्लियर होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में होता है रिपल्शन। तो वो इस तरीके से रिपल्शन शो करते हैं ताकि उनको स्पेसिफाइड स्पेस, मतलब कोई भी कंफर्टेबल होना चाहेगा ना, तो वो कंफर्टेबली अपनी पोजीशन ले लेता है, इतना ही समझ लो इसमें। ठीक है, ऐसी पोजीशन वो लेता है, टेंड टू ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन इन स्पेस सो दैट दे विल रिपल्शन, तो वो रिपेल करता है अच्छे से। एंड नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखो, अब कोई भी एटम है या फिर क्या मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम होता है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी को कोई आइडिया है क्या ऑक्सीजन पे, बताओ तो, एनीबडी? हाँ, ग्रेट, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो लोन पेयर एंड लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है इट इज मोर, बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आता है, समझो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वो इससे थोड़ा कम होता है। मुझे एक बात बताओ, आप सब नोट कर रहे हो क्या, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं अपनी लैंग्वेज में नोट करना सीखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि वो ऐसे नोट्स होते हैं जो 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे या फिर हमारे मतलब कहीं से भी किसी और के नोट्स पढ़ोगे, किसी और ने लिखे हो, तो ज्यादा टाइम खाता है, लेकिन हम में जो समझी हुई चीजें ना वो जल्दी क्लिक हो जाती है। तो अभी जस्ट लेक्चर स्टार्ट, तो आप कॉपी पेन उठा के लिख लो कहीं पे, ठीक है। हाँ, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा कम होता है। उसके बाद आता है, ये बॉन्ड पेयर हो गया, मतलब, और ये एक अदर बॉन्ड हो गया। अब हो गया ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड और ये 2 लोन पेयर। ये वाला और ये वाला जो होता है, इसमें जो रिपल्शन होता है ये इससे कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर और लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, फिर आता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो इनका रिपल्शन उससे कम होता है। तो ये दिया, ये बताया था इस थ्योरी ने, ठीक है। उसके बाद आता है जो भी कंपाउंड होता है उसका जो ज्योमेट्री होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर के ऊपर। अब कैसे, देखो,
दो केस रहेंगे हमारे पास, या तो वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है या तो वहां पे लोन पेयर अब्सेंट है। ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं है तो भाई मजा आ गया, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सॉरी, अगर लोन पेयर अब्सेंट रहा, मैंने अब्सेंट ही बोला ना, सॉरी, अब्सेंट, अगर लोन पेयर अब्सेंट है तो कोई कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जो भी उसका ज्योमेट्री रहेगा, मतलब स्पेसिफाइड जो भी कॉपीज में हमने बुक में पढ़ा है, वो वही ज्योमेट्री उसका रहेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर समझो वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो अब मामला बिगड़ जाता है। मामला क्या बिगड़ता है, कुछ इतना खास कुछ होता नहीं है। क्या होगा, रिपल्शन होगा, है ना, रिपल्शन हो जाएगा दोनों के बीच में ऐसे ऐसे, और फिर रिपल्शन होगा तो वो ऐसे नीचे झुकेगा, तो फिर होगा कि उसका ज्योमेट्री थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वो बताया इन लोगों ने कि मतलब इन्होंने बस इतना इतना बताया कि ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो कैसा होता है वो हम अभी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको ये 5 पोस्टुलेट जो थे वीएसपीआर थ्योरी के, वो क्लियर हो गए क्या? हम सब दे दो। पास तो नहीं जा रहे ना हम? मैम ये हाँ हो जाएगा रिपीट, ये तो डेमो क्लास है ना, तो फिर से तो लेनी पड़ेगी ना, आप जब हम कंटिन्यूशन में क्लास लेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्लास कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा बाद में। ठीक है, थोड़ा फास्ट है, ओके, नो इश्यूज, हम स्लो कर लेते। सो ये हो गया। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ कि ये जो वीएसपीआर थ्योरी है, ये हमें बताती है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी ने पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते, तो भाई ये है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन होता है, मतलब वही। ठीक है, ऐसे ऐसे। सो पहला पॉइंट ये बोला कि वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है शेप कैसा होगा। वैलेंस शेल में भी आप अगर देखोगे, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी ये होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वैलेंस शेल, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज है। और वो जो रिपल्शन होते हैं वो मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जहाँ पे वो रिपल्शन को फील कर सके। उसके बाद हमने देखा कि लोअर लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा आता है। देन ये वाली जो लाइन है ना, लोन पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जांपल समझने हेल्प करेगी। लोन पेयर का रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, उससे कम, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। फिर नेक्स्ट आता है कि लोन पेयर के प्रेजेंस और अब्सेंस से हमारी ज्योमेट्री का पता चलता है। अगर वहाँ पे लोन पेयर अब्सेंट है तो ज्योमेट्री नॉर्मल जैसी रहती है वैसी रहेगी, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहाँ पे ज्योमेट्री में चेंज आएगा, बिकॉज देयर विल बी द रिपल्शन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग कौन बताएगा, बताओ, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मतलब नॉर्मल आपका लेमन लैंग्वेज। मैम जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और फिर एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। वेरी गुड। हाँ, तो वही हाइब्रिडाइजेशन समझ में आता है ना, हम बायोलॉजी में भी तो पढ़ते हैं कि ये हाइब्रिड स्पीशीज है, कुछ चीजों का मिक्सचर, नाम से समझ आया। तो वही करना है केमिस्ट्री में भी, हमें हमें लेने हैं ऑर्बिटल्स, वो हो जाएंगे मिक्स, उसकी बन जाएंगी खिचड़ी, और वो एक लड्डू बन जाएगा हमारे पास, जो एक मतलब उन सारे लड्डुओं की एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, तो वो, तो उसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन है, मतलब बुक में दी होती है तो पढ़नी पड़ती है, लेकिन डेफिनेशन से आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, पहले मिक्स करेंगे फिर रिकास्ट करेंगे, एक नया बनेगा उससे। ठीक है, और वो ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी सिमेट्री होगी और जिनका एनर्जी लेवल जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, और एक डिफाइनेड ओरिएंटेशन में रहेंगे, और जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल को एक शेप मिलेगा, एक ज्योमेट्री मिलेगी। ओके, अब ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा। ये जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नाइपर के लिए तो ये मस्ट है। आपको पूछ लेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप बताओ क्या होगा, एंगल बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका समझ जाएगा जब आप आगे का पढ़ोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन, टू क्यों आ गया इधर, इग्नोर दिस टू। उसके बाद अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन, हम sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये बहुत सारे आपका सबसे कॉमन रहेगा sp3। ठीक है, क्वेश्चन उधर से ही आता है, लेकिन आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो sp, इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल ज्वाइन करेगा, एक p ऑर्बिटल ज्वाइन करेगा, तो ये ऐसा लीनियर शेप बनाता है। ठीक है, s और p से।
और उसके बाद लीनियर शेप है तो इसका एंगल ऐसा प्रोटेक्टर मिलता था पहले, पता है टी आता था हमारे मैथ्स, ऐसा रख दो तो आपको पता चल जाता है एंगल कितना है 180, तो इसका एंगल हो गया 180, ठीक है। तो लीनियर अगर रहा तो एंगल 180, ये तो समझ में आ जाता। अभी sp2 एस आ गया, पी आ गया और एक पी आ गया, तो ये तीन हो गए, तीन आ गए मतलब क्या, एक ट्रायंगल जैसा, तो ये बन गया आपका ट्रायगोनल प्लेनर, एक प्लेन में ट्रायंगल है, ट्रायगोनल प्लेनर से हो जाएगा, ठीक है। ये तीन से याद रखना, इसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 120, ओके। अब आता है sp3, sp3 में कितने हो गए, चार, चार ऑर्बिटल है आपके, एक एस है और तीन पी है, तो चार से आ जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्रा मतलब क्या होता है चार, उसका जो एंगल हो ये बहुत कॉमन है 109.5। मुझे बताओ ये इसका एक एग्जांपल बता दो, अगर किसी ने पढ़ा होगा, पता ही होगा ऑलमोस्ट, जो फाइनल ईयर के बच्चे उनका तो हुआ ही होगा ये। एक एग्जांपल दे दो ना जिसका जिसका जो एंगल है वो 109.5 है। CH3 वेरी मैम गुड, मीथेन वेरी वाज अ कॉमन एग्जांपल। CH4 हाँ वेरी मैम। गुड प्रतीक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है दैट इज sp3d, यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, पांच, है ना। तो ये पांच को कैसे काउंट करेंगे, देखो ये मतलब ये मेरा ट्रिक है, मैं ऐसे याद रखती थी, बाय पिरामिडल से याद रखना, बाय से होता है 2, ट्राई से होता है 3, ये बन गए 5 अपने, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसका भी एंगल 120, ठीक है। तो जो भी ट्राइगोनल ट्राइगोनल वाले दिख रहे हैं ना, उधर 120 चिपका देना, ठीक है। अब आता है हमारे sp3d2, यहाँ पे कितने हो गए, कितने हो गए, 5 6 हो गए। अब इसका ऑक्टाहेड्रल आता है, ये थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लगता था लेकिन फिर मैंने इसको रट लिया तो एक आधी चीज, कुछ रटने वाली चीज तो रटनी पड़ती है हमें। तो ऑक्टाहेड्रल ये अलग से है, इसको याद रखना, सिक्स वाला जो होता है उसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, उसका एंगल होता है 90, 80 90 पूरे 100 खत्म। उसके बाद आता है sp3d3, इसका है 7, तो इसका भी वैसे याद रखेंगे, पेंटागोनल ये हो गया 5, अबे ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ये हो गए 7 अपने, ठीक है। और 7 से याद रखना आपको ये 72 और ये 90, तो 90 दो लोगों का है, जो पास पास में 6 7 वालों का 90 है, और जो ट्राई ट्राई वाले हैं उनका 120 एंगल है। बाकी बच्चों का ये वाला तो याद रह जाएगा आपको, और ये वाला बहुत फेमस है इसलिए याद रखना है आपको, ये याद रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। चलो अब मुझे कोई भी बता दो कि जो हमारा कौन से दो शेप, कौन से दो हाइब्रिडाइजेशन ऐसी है जिसका एंगल 120 है, चैट बॉक्स में फटाफट आंसर दो। ट्राइगोनल कैनाल। हाँ वाटर कहाँ से आया बेटा, वाटर को लेते अपन, वाटर वाटर भी आएगा। मैंने आपको बस नॉर्मल यही पूछा था जो चार्ट में था, आप एग्जांपल दे रहे हो, ओके गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं अभी आगे क्या है। अब हम पढ़ते, ये तो शॉर्टकट था वो चार्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब होता क्या एग्जैक्टली वो देखेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं हमारा सबसे फेमस मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं, और किसी को पता है क्या, कोई तो गैस बोलते हैं, पढ़ा है क्या किसी ने, मीथेन को कुछ तो बोलते हैं, मार्श गैस। मार्श गैस, वो वही होता है क्या जो दलदल वाला होता है उधर से जो निकलता है शायद से, है ना, बायोगैस मार्श गैस। चलो वो अपना पॉइंट नहीं है पढ़ने का, वो तो बस ऐसे ही डिस्कशन। चलो मुझे बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 6 है या 8 है, 6 अच्छा 6 है, 6 हाँ 6 है, ठीक है। तो अब 6 है, हाइड्रोजन को थोड़ा साइड में रखते हैं अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ना, जो हमारा बच्चों वाला था, जो हमने बचपन में पढ़ा था, फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर 11 12 में हमारे पास ये वाला आया 1s2 2s2 एंड देन अपने पास आता है 2p2, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, ये आता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम, ये वाला फिल हो गया, ये वाला फिल हो। अब यहाँ पे फिल करना है तो हम ऐसे ऐसे फिल नहीं करेंगे, हम पहले ये वाला भरेंगे फिर ये वाला भरेंगे, ठीक है। इसको भी एक रूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं किसी को पता है, 3 होते हैं ना, अब्बाउ रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको, किसी को आइडिया है, आपका होमवर्क है ये,
हकेल बेटा रुको, हकेल हकेल बाद में आएगा। बाहु रूल बोलते हैं हम, चलो अब बाहु रूल। आप ये ढूंढ लेना, ठीक है, ये आपका होमवर्क। ऐसी चीजें पता है नाइपर में पूछ लेते हैं, हम सोचते भी नहीं है, ये आपको मैं कवर करा दूंगी, ठीक है, अब्बाउ छोटी छोटी प्रिंसिपल, बातें। अब्बाउ प्रिंसिपल। हाँ, एनर्जी लेवल के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। और नहीं, अबव प्रिंसिपल में ये 1s2 2s2 2p6 वाला है, चलो वो बाद में लेंगे हम, ये हमारा छूट जाएगा, ठीक है, वो फिर और उसमें चले जाएंगे। अबव में इतना याद रखो कि वो एनर्जी लेवल, जैसे 1s2 2s2 2p6, फिर उसमें क्या होता है ना, 4s 3d आने से पहले 4s2 आ जाता है, 3d का एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता है इसलिए, तो वो बाद में देखते हैं। ऐसा होता है इसका नॉर्मल फीलिंग, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है ना, ये थोड़ा से मजा नहीं आ रहा है इसको, कार्बन को। अब क्या करेगा ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, अरे अरे क्या डिजाइन बन गया, हाँ, यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, है ना। तो अब क्या बनेगा, इसको छोड़ दो अभी के लिए, तुम ये वाला करते, ये ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये यहाँ से ओके एक्साइट हो गया यहाँ पे। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप थी वो हमने क्लियर कर ली, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। अब ये जो एक S है और ये जो 3p है, ये ऐसे मस्त मिक्स करेंगे हम, इसको बढ़िया ऐसे मिक्स करेंगे। अब इनका जो मिक्सचर बन गया, वो मिक्सचर की जो एनर्जी रहेगी वो सबकी एनर्जी रहेगी सेम। सेम मतलब सिमिलर रहती है, इक्विवेलेंटली सिमिलर रहती है, 19-20 का फर्क है लेकिन सेम रहती है। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, तो S की एनर्जी डिफरेंट है, P की एनर्जी डिफरेंट है, तो वही एनर्जी डिफरेंट आता है, इसीलिए हमने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया, ताकि वो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाए और फिर वो दूसरे के साथ ओवरलैप कर सके। अब क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मैं ऊपर लिखती हूँ अब, तो ये ऐसे बनेगा, और इन ऑर्बिटल को हम बोलेंगे sp2 ऑर्बिटल ऑफ द सिमिलर एनर्जी। हो गया। अब ये sp2 जो सॉरी sp2 नहीं, सॉरी sp3 ऑर्बिटल, क्यों sp3 बोला, क्योंकि यहाँ पे एक s है हमारे पास, ये वाला एक s है, 2 तो उसके इसका नंबर है ऑर्बिट का, ये हो गया एक s, और बाकी जो है 1 2 3 ये 3 p है हमारे पास, इसलिए हमने इसको sp3 बोला, ये p के 3 और s का 1, ठीक है, इसलिए इसको sp3 बोला है। अब ये जो होगा उनका ओरिएंटेशन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। तो ये ऐसे ऐसे रहते हैं ना, आपको नॉर्मली पता होगा जो हमारा s ऑर्बिटल होता है उसका शेप ऐसे सर्कुलर होता है, और p ऑर्बिटल का कैसा होता है शेप, बताओ तो, कोई किसी को आइडिया होगा? डंबल शेप होता है। डंबल शेप। आपको आती तो है यार ऑर्गेनिक, और बोलते हो कि ऑर्गेनिक हार्ड लगता है क्या यार। चलो, तो ये हो गया डंबल शेप। अब ये नॉर्मली p का शेप है, तो लेकिन ये जो होता है ना sp3 का शेप थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है, देखो इसमें इसमें कैसा बनेगा ना, ये ऐसे बनता है, ये एक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम sp3, मतलब जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसे होता है। तो ये बन गया। अब ये फिर उस तरीके से ओरिएंट करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा हम पीछे जाके, जगह नहीं है यहाँ पे। अब ये CH4 हो गया। अब इसका शेप हम बनाते हैं कैसे, यहाँ पे जगह। अब हमारे पास आ गया कार्बन, उसका हमारे पास आ गया sp3 ऑर्बिटल जो कि ऐसे शेप का है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ तो? 1 हाँ 1 ठीक है, 1 है। अब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या आएगा, 1s1, ये ऐसे आ गया। अब ये जो s ऑर्बिटल है ये इस sp3 के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो कैसे बनता है, देखो ये हमारा कार्बन है, इसके जो रहते हैं चार वैलेंसी है ना इसकी, ये बाहर ऐसे, पता नहीं बराबर, हाँ ये ऐसे बन गया। ये हमारा sp3 ऑर्बिटल, इस सबका नाम sp3 ही रहेगा, ऐसा नहीं करना है एक का नाम s और बाकी का p, सबका sp3 रहेगा। ये sp3 के साथ ये जो 1s1 है ये आके इधर ओवरलैप करेगा, s मतलब 1s1, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये भी s1, ठीक है, ये तीसरा हाइड्रोजन s1 और ये s1 फोर्थ हाइड्रोजन। तो अब देखो ये हमारा ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो ये होता है मीथेन मॉलिक्यूल। अब इसका शेप कैसे होता है मुझे बताओ, कैसे होगा शेप? अभी हमने जो चार्ट पढ़ा उसमें से याद तो होगा ही आपको,
टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एंगल बोलो क्या होगा? 109। 109 होगा या कुछ और होगा? 109.5। 109.5। वेरी गुड। बाप रे, कैसे कैसे भिड़ रहे, ऐसा लग रहा है सबका आंसर आएगा, सबका आंसर सुनूंगी मैं। चलो चलो, टेट्राहेड्रल है, 109.5 डिग्री से इसका एंगल है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको हमने जो भी रूल पढ़े, मतलब पोस्टुलेट्स पढ़े, उसमें जो लास्ट वाला था कि आपका जो लोन पेयर होता है उस हिसाब से आपकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। आपको इस कार्बन में कहीं लोन पेयर दिखा? नो मैम, कोई लोन पेयर नहीं दिखा। हाँ, तो यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं हुआ ज्योमेट्री में, जो हमने चार्ट में पढ़ा वो शेप आ गया टेट्राहेड्रल, सिंपल। तो ये होता है कि अगर लोन पेयर नहीं है तो जो दिया हुआ है वही उसका ज्योमेट्री रहेगा। अब हम देखेंगे कि अगर समझो लोन पेयर प्रेजेंट रहे तो शेप कैसे चेंज होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो, ये जो हमने पढ़ा ना, ये सेमेस्टर में लिखने वाले आंसर थे कि एक साइडेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, उधर से इधर, ऐसा बना वैसा बना। आपको खाली एक ट्रिक समझाऊंगी मैं, उस ट्रिक से आप कर लेना आंसर। इतना करते बैठोगे तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे 3 घंटे में, है ना? सो ये होता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? और ये जो है ना, ये सबको ही sp3 बोलते हैं, नहीं तो ये वाली चीज याद रखना। क्लियर? बढ़े आगे? अब हम आते हैं काम की बात पे, ट्रिक पे। ठीक है, ये तो है हमारे जीवन का सहारा, जीपैट का आसरा। सो आपको क्या करना है ना, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो गलत लिख दिया, हाँ, उसमें आपको करनी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, जो भी काउंटिंग है वो 1 2 3 4 अपनी लैंग्वेज में। इसमें हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड आई होप सबको पता होंगे क्या होते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं ना सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, मतलब अगर डबल बॉन्ड रहा तो उसमें से एक बॉन्ड को आपको काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर को काउंट करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर तो छोड़ दो। अब उसको काउंट करके उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो हम निकाल पाएंगे। तो जैसे समझो, अगर मुझे बताओ वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो ये बन गए 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता होगा, किसी को कोई आइडिया? मतलब मैं गैस कर रही हूँ कि आप मेरे ट्रिक तक पहुंच पा रहे हो, मतलब आपकी और मेरी जो सोचने की शक्ति है वो मैच कर रही है। अगर 2 है तो क्या, कौन सा हाइब्रिड? हाँ, एसपी बोलना था। देखो, जो भी नंबर आएगा और जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं वो अगर सेम कर रहे हैं तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन समझो। अगर आपका ये काउंटिंग आता है 4 तो क्या आएगा, वो sp3 आ जाएगा। 5 आता है तो वो sp3d आ जाएगा। तो इस हिसाब से वो वैसे चलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने, तो चलिए आप डबल बॉन्ड भी काउंट करते बैठ रहे हो, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड करने। और लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर का पूरा पेयर काउंट करना है, ऐसे नहीं इसको 1 और इसको 2 बोल रहे हो, पूरे पेयर को 1 काउंट करेंगे हम। ठीक है, इट कैन बी 0, नहीं हुए तो छोड़ दो, नहीं है, और उस हिसाब से हम उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब चलो मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता होगा, मतलब बताने से अच्छा आप टाइप कर दो, ताकि सब लोग बोलते ना साथ में तो वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। टाइप कर दो, आपके पास 10 सेकंड है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सिग्मा बॉन्ड है 1 2 sp, खत्म, मिल गए 4 मार्क। हालांकि इतना इजी आता नहीं है, लेकिन आप हम जब आगे जाएंगे ना, हम जब क्लास आपकी रेगुलर शुरू हो जाएंगी, आपको और अच्छे से मस्त मसालेदार एग्जाम्पल्स करने के लिए मिलेंगे, तब आएगा मजा। ठीक है, अब ये तो हमने अभी पढ़ लिया CH4, इसका तो कोई है ही नहीं, 1 2 3 4 बस खत्म बात। sp3 ये भी हो गया। इसका बताओ क्या आएगा, और शेप भी बताना क्या होगा, और एंगल भी बताना क्या होगा लास्ट वाले का। sp3 ऑक्टाहेड्रल। 1 2 इसका नहीं, इसका बताओ शेप क्या होगा। चलो, एंगल मुझे दिख रहा है 90 90 आ रहा है, 90
sp3 तो रहेगा ही, उसके बाद क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 sp3 ऑक्टाहेड्रल d2 वेरी गुड, सबको आ रहा है, ऋतु आ गया। हाँ ऑक्टाहेड्रल इसका शेप। चलो आ गया मतलब तुम लोग। अब आते हैं लोन पेयर वालों की तरफ, ठीक है। अब ये अमोनिया हमारे पास, अमोनिया का जो नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन, चलो निकालो आप, तो जैसे दिया हुआ है, निकालो क्या होता है। sp3 हाँ शेप बताओ क्या होगा। पैरामीटर शेप होता है। क्या होता है, पिरामिडल या टेट्राहेड्रल? यस पिरामिडल शेप क्यों होता है क्यों क्यों, रीजन क्योंकि रीजन? मैम लोन पेयर होता है, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं उनका रिपल्सन होता है नीचे की तरफ, तो वो पिरामिडल शेप में आ जाता है। क्या बोलते हैं हम उस रिपल्शन को, मतलब लोन पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, या फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है? लोन लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा मैम। ग्रेट। कहाँ से हो आप, कॉलेज? लखनऊ लखनऊ अरे हाँ आप से भी हो मैम, क्या GCRG लखनऊ? कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके ग्रेट ग्रेट। यस मैम। चलो अब जिनको नहीं समझ में आ उनके लिए देखो, ये नाइट्रोजन है, हाँ, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो हमारा आ गया sp3। अब क्या होता है ना, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन है आपका, इधर लोन पेयर है ऐसे ऐसे, तो ये लोन पेयर और इधर है बॉन्ड पेयर, तो इधर होता है रिपल्शन। मतलब क्या होगा ना, वो जो दोनों ये उसको ऐसे रिपल करके वो से नीचे खींच देंगे, और उस नीचे खींचने की वजह से ये जो एंगल है, जो कि कितना होना चाहिए था 109.5 डिग्री, वो थोड़ा घट के आ जाता है 107 पे, और उसकी वजह से इसका शेप चेंज होता है, जो कि टेट्राहेड्रल होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और वो बन जाता है पिरामिडल शेप। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में, एक्सेप्शनल जो रहते हैं वो वाले पिरामिडल शेप होता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो उसी का एंगल कम हो जाता है। अब आते हैं वाटर पे, वाटर का फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, अगेन sp3। अब यहाँ पे ये लोन पेयर 2 है, ठीक है, अब इनके बीच में तो भारी मात्रा में रिपल्शन हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, बहुत दूर दूर, और इनकी वजह से जो ये है नीचे वाले, ये भी बहुत ऐसे खींच जाएंगे, बहुत कहते हैं कि इसका शेप जो होता है वो वी बन जाता है, पेंट शेप। तो इसीलिए इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल मत करके आना, पिरामिडल भी मत करके आना, 2 है 2, तो आता है वी शेप, ये पेंट शेप या फिर एंगुलर शेप, तीनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। रीजन सेम कि ड्यू टू रिपल्शन ऑफ, यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन हो गया, और इसी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो गया। उसके बाद आता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आप अगर सोचोगे तो। आ रहा है क्या किसी को, या बता दूं? नहीं, चलो बता दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि मैम यहाँ पे चलो रिपल्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तो रिपल्शन हो सकता है ना, फिर ये दूर क्यों नहीं जा रहे? चलो आंसर बता दो आप, अगर आपको किसी को आइडिया होगा, कुछ भी बता दो, मतलब चलेगा। ये रिपल्शन हो रहा है, ये वाला रिपल्शन क्यों नहीं है, ये क्यों पास आ रहे हैं, क्यों पास आ रहे हैं? मैम बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन जो होता है कम होता है लोन पेयर रिपल्सन के। हाँ वेरी नाइस। चलो समझ गया सबको कि ये जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा है देन दिस, इसीलिए ये क्या मर गया इसके आगे, और ये जीत गया, इसलिए वो कम है। अब नेक्स्ट है ये वाला। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है क्योंकि इधर भी आपके लोन पेयर प्रेजेंट है। आपका अगेन वो जो शेप रहेगा ना, इसमें हाँ एक चीज याद रखनी है, आप जो भी काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, दैट विल बी ऑफ सेंट्रल एटम ओनली, मतलब आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है तो सेंट्रल एटम का काउंट करोगे आप, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एटम है उसका काउंट करेंगे हम 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा इसका शेप, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पे भी वी शेप, पेंट शेप, एंगुलर शेप आ जाएगा, ठीक है। और इसका ये एक्सेप्शन है एक, ये तीनों एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे ये वाला कंसिडर करें और ये वाला कंसिडर करें तो थोड़ा आ सकता है कि मैम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इतना डिफरेंस क्यों?
तो ये मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लोराइड के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, एसएन के भी। तो इसी वजह से इसका जो एंगल होता है वो 85 है। अब नेक्स्ट है ये वाला एग्जांपल, इसका आप बताओ। ये हमारा सेंट्रल एटम है, यहाँ पे एस जो सल्फर है उसके ऊपर कोई लोन पेयर अभी बचा नहीं है क्योंकि वो ऑक्यूपाई कर लिया डबल बॉन्ड ने। नॉर्मली सल्फर पे जो है वो सल्फर पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे लगा ये सल्फर ही है इसलिए मैंने चेक किया, चलो 3 था वो, है ना। तो ये जो है इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास sp2 आ गया। नॉर्मल लोन पेयर है नहीं तो जो भी अपना शेप रहेगा वो शेप रहेगा और ये एंगल रहेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ना, कार्बोकैटायन और कार्बोनियन की ज्योमेट्री पूछ लेते हैं वो लोग, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं। तो उसमें आपको ये याद रखना है, जैसे अब काउंट करेंगे हम 1 2 3, तो ये आ गया हमारा sp2। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका ट्राइगोनल पैनल और ये 120। अब आता है इसमें थोड़ा खेल है, यहाँ पे 1 2 और 3, कितने 3। अब मुझे बताओ यहाँ sp3 क्यों आया होगा, किसी को कोई आइडिया है क्या इसके बारे में? इस पे मैम, इस पे मैम इलेक्ट्रॉन जो माइनस प्लस माइनस चार्ज है इसको। चार्जेस किसने, वो किसी ने तो बोला, चलो जिन्होंने भी बोला, जिन्होंने भी आंसर दिया, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को बस माइनस मत समझना, बहुत सारी चीजें हमें दिखती नहीं पर होती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे लोन पेयर होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में ऐसे करते हैं, आपको नाइट्रोजन दे देंगे, सब दे देंगे, आपको कोई ऐसे लाके नहीं देगा कि भाई देख लोन पेयर है, देख देख, नहीं देगा। आपको अपनी मन की आंखों से देखना है, आपकी तीसरी आंख खोल के देखना है, ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर हो सकता है, सल्फर है, लोन पेयर हो सकता है, ठीक है। जहां जहां आपको मतलब लगता है, एक वो लोन पेयर का चार्ट आता है, जब हम आगे पढ़ेंगे मैं आपको वो बता दूंगी कैसे आप देख सकते हैं कि लोन पेयर कितने किसमें होते हैं, ठीक है। तो वो तो बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज, जहाँ पे भी चार्ज आता है ना माइनस चार्ज, वहाँ पे ऐसे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, और वो हमने बोला था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें हमेशा काउंट करना है। तो 1 2 3 और ये माइनस चार्ज का 4, तो इसलिए वो यहाँ पे sp3 आया है। तो इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री होती है 109.5, ठीक है। यहाँ पे कोई रिपल्शन होगा नहीं क्योंकि ये चार्ज के इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज के लोन पेयर है इसलिए, ओके। अब ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। आपने मुझे व्हाट्सएप पे अगर शेयर कर दिया तो भी चलेगा, या फिर आप एक दूसरे से कंफर्म कर लो तो भी चलेगा। आपका लुकआउट है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। अगर इशू आता है या फिर सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, ये जो देखो, अब मैंने पूरा सेंट्रल एटम का निकालना है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल एटम आते हैं। अब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ये वाले कार्बन का निकालना है, ये वाले कार्बन का, ये वाला। आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब लेक्चर के एंड में अगर पूछ लोगे तो, ठीक है। ये वाला, और यहाँ पे भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑक्सीजन का बता दूं क्या होता है, चलो आप ही बताओ क्या होता होगा। मैम sp3 होगा इसका, हाँ वेरी गुड, 1 2, ये 1 2 3 और ये 4, ये हो गए sp3। इस वाले कार्बन का क्या होगा, चलो बताओ तो। बाकी लोग भी बोलो यार, मैसेज पे बोलो या फिर माइक ओपन करके। इसका sp2 इसका भी वही, इसका भी वही, क्या नहीं पूछना है, ठीक है। अभी ये 2 सॉल्व कर लेना आप। ये वाला तो बहुत सिंपल है, ये भी कर लोगे। इसके बाद देखो स्पेशल पॉइंट्स में हमें ये पढ़ना है कि मतलब अभी तक जो होते हैं ना, पूछा क्या क्या गया है, जहाँ मतलब मैंने जो रेफर किया, पेपर वगैरह आपने देखे होंगे तो काफी सिंपल वाले पूछ लेते हैं, या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स पूछ लेंगे, या फिर ऐसे वाले पूछते हैं कि इसमें से जो कार्बन है या फिर जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वैसे पूछेंगे आपको। तो कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन को ही कार्बोनियम आयन बोलते हैं, ये चीज याद रखना। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि उनको लगता है कि कार्बोनियन और कार्बोनियम एक है, लेकिन नहीं। नियम जो होता है वो सिर्फ कटायन फॉलो करता है, पॉजिटिव वाले लोग, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, इसीलिए वो एक है, ठीक है। एंड कार्बिन जो होता है ना, उन सबका कार्बिन क्या, वो आगे पढ़ेंगे, उनका जो होता है वो sp2 होता है। उसके बाद कार्बोनियन का sp3 होता है। नाइट्रिनियम, ये हम जब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी, उसका sp2 होता है। अमोनिया का sp3 पिरामिडल शेप 107 डिग्री होता है, और ये वाटर का वेन शेप, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है हाइब्रिडाइजेशन का? यस मैम। ओके, कुछ नया पता चला?
था या सबको आता था, ऐसा कुछ? ओके चलो, अच्छा लगा मुझे जान के। मैम कुछ आता था, कुछ ट्रिक मिल गए नए नए। चलो, अरे यही होता है, मतलब टाइम बचता है ना ट्रिक से, और क्या मजा भी आता है। हाँ चलो, अब आते हैं हम एरोमेटिसिटी पे। बोर तो नहीं हो रहे हो? जो लोगों को केमिस्ट्री पसंद नहीं, उनको बोर नहीं हो रहा है ना? मैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स है। चलो चलो चलो, एरोमेटिसिटी पे अभी जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको सब जो केमिस्ट्री में होते हैं ना, आड़े तिरछे बाण, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी ऐसा लगता है कोड वर्ड्स में बातें चल रही है केमिस्ट्री में, तो वो समझ में आनी चाहिए। तो ये काफी बेसिक है वैसे तो। अगर 2 डॉट दिखे तो वो लोन पेयर होते हैं, 2 लाइन दिखी तो वो डबल बॉन्ड होता है, सिंगल लाइन दिखी तो सिंगल बॉन्ड होता है, 3 लाइन दिखी तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये फ्री रेडिकल का चल रहा है जहाँ पे सिंगल आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखता है, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? अब मतलब होता है कॉन्जुगेटेड, डिकॉन्जुगेटेड, मुझे भी बहुत टाइम था यार, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। ये कौन है यार? सस्पेशियस यूजर तन्मय तांदुलकर। एक्शन ड्यूरिंग करने के इसको डोंट जॉइन। ओके डिक्लाइन। ओके कर दिया। हाँ, सो अब हम कॉन्जुगेशन क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्जुगेशन और एक होता है नॉन, मतलब उसका जो अपोजिट वाला होता है। तो मतलब पहले देख लेते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट जो होता है ना, वो चीजें तो लिख के बताती है आपको क्या होता है। नॉर्मल, आपको समझो कोई भी मॉलिक्यूल दिया है, उसमें आता है डबल बॉन्ड, फिर आपको दिख गया सिंगल बॉन्ड, फिर आपको फिर से डबल बॉन्ड दिख गया, तो ये होता है कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट, ठीक है। डबल सिंगल डबल, उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया कॉन्जुगेशन। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आ गया और बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कॉन्जुगेशन। मतलब कुछ भी आपको अटपटा सा अल्टरनेटिवली दिखे, रिपीट नहीं होना चाहिए। पता चला आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नहीं, दिस इज नॉट द कॉन्जुगेशन। हमेशा बीच में सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, कुछ अलग चीज रहनी चाहिए, 2 सिमिलर के बीच में या फिर 2 चार्जेस के बीच में, ठीक है। या फिर देखो 2 चार्जेस में आपका निगेटिव पॉजिटिव भी आ सकता है। मतलब ऐसा हो गया यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये और निगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको भी हम कॉन्जुगेशन बोलेंगे, ठीक है। तो 2 चार्जेस के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के बीच में, यार ये कितनी बार ज्वाइन कर रहा है ये सस्पिशियस आतंकवादी। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, तो वो उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। समझ गया सबको? अब एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब उस कॉन्जुगेशन से होता है लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अब जो लोकलाइजेशन है उसका मतलब क्या होता होगा? लोकलाइजेशन वहां पे होता है जहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है। मतलब कैसे बताओ आपको, फनी सा एग्जांपल आ रहा है मेरे को। कॉन्जुगेट नहीं होंगे आप किसी के साथ, समझो अगर 2 लोग हैं, ऐसे दिल लग गया किसी का, कॉन्जुगेशन हो गया, तो मतलब लोकेट हो जाते, वो एक जगह पे फिक्स रहते, उनको कोई दूसरी दुनिया नहीं दिखती ना। तो मतलब ये बोलना है मुझे कि क्या बोलना था, नॉन कॉन्जुगेशन अगर है, समझो अगर मतलब कॉन्जुगेटेड नहीं हुआ है, कोई 2 लोग है, अगर कोई एक दूसरे से बात नहीं है, तो वो अपने स्टडीज पे फोकस कर पाएंगे। वो एक जगह पे ऐसे, मैंने कुछ अलग बोला था शायद, वो छोड़ो, अब नया एग्जांपल, वही स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, दो समझो पर्सन है, ठीक है। वो ऐसे ही है, अभी हाय बाय चल रहा है, नॉर्मल फ्रेंड्स है, तो वो नॉन कॉन्जुगेटेड है, इतना कोई खास संबंध नहीं है उनका, तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, वो एक जगह पे लोकलाइज रहेंगे, ठीक है, लोकलाइजेशन रहेगा उनका। तो वो आप उस सबसे समझ सकते हो कि नॉन कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू लोकलाइजेशन। उसके अपोजिट जाओ, कॉन्जुगेशन हो गया, उनको कोई काम धंधा नहीं है यार, वही अपने ही में चल रहे हैं, ठीक है।
इधर क्या चल रहा है, आग लगी पड़ी है, जीपट गया, नाइपर जा रहा है, तो वो कितने डीलोकलाइज हो गए ना, तो वो डीलोकलाइजेशन होता है। अब वो कैसे होता है वो देखेंगे। लोकलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होता है वहां पे आपको लोकलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये लोकलाइजेशन जो होता है वो नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर्स के साथ होता है, मतलब जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब वो क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज से होता है। अब उसके बाद ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो अगर कॉन्जुगेशन नहीं होता ना, तो वो जैसे बेंजीन में रेजोनेंस होता है, वो बॉन्ड ऐसे से घूमते, तो वो वहां पे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये लाइन याद रखना आपको, ये समझ जाएगी आपको आगे कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। यहाँ से भी आपको असरेशन, रीजनिंग या फिर सेंटेंस वाले क्वेश्चंस में ऐसे पूछ सकते हैं कि लोकलाइज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ट्रू और फॉल्स, तो आपको पता रहना चाहिए, है ना। अब आता है डीलोकलाइजेशन पे। तो यहाँ ये कहाँ पे आपको शो कर मतलब दिखेगा, पाई बॉन्ड जहाँ रहेंगे। पाई बॉन्ड तो पता है ना सबको, डबल बॉन्ड वाला जो होता है वो वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। या फिर मतलब जो कॉन्जुगेशन रहता है माइनस सिंगल, जो अभी हमने देखा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वहां पे कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट पाई बॉन्ड से दिखने के लिए मिलेगा, या फिर लोन पेयर्स। हाँ, एक चीज यहाँ पे रहेगी, कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी दिखता है, समझो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। तो ये, हाँ, ये भी एक केस होता है जहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, तो ये आप वहाँ पे ऐड कर देना। तो ये चार्जेस अगर रहेंगे तो वहां पे दिखेगा, और ये जो होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। अब इससे हम समझेंगे कि कैसे होता है। देखो इसको ना थोड़ा ऐसे बिल्कुल फोकस के साथ समझिए, थोड़ा समझने में दिक्कत देता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। ये जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल सिंगल डबल, ये क्या हो गया, बोलो, इज इट कॉन्जुगेशन और नॉन कॉन्जुगेशन, क्या है ये, कॉन्जुगेशन। हाँ, तो ये कॉन्जुगेशन हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉन्जुगेशन। ये नॉन कॉन्जुगेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया। और यहाँ पे एक पेयर जो है वो नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो मुझे यही बताना था कि ये नॉन कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, यहाँ पे कोई अल्टरनेट नहीं है। यहाँ पे आसपास देखो सिंगल सिंगल आ गए, यहाँ पे बीच में होना चाहिए था ना एक ऐसा जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे मतलब ये एग्जाम्पल के लिए तौर पे बता रही हूँ आपको मैं, यहाँ पे नॉन कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, मतलब नॉन कॉन्जुगेशन इतना समझ में आ गया ना कि ये अल्टरनेट नहीं है यहाँ पे, इसलिए इधर इधर जो है नॉन कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कॉन्जुगेशन। अब ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया कॉन्जुगेशन। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट दिखेगा, जैसे सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन, कुछ भी अल्टरनेट रहना चाहिए, बीच में एक अगर है तो आजू बाजू में, तो वो होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में हमेशा सिंगल ही आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो ये पूरा पूरा का पूरा रिंग कॉन्जुगेटेड है, समझ आ गया। तो ये होता है कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट, समझ गया क्या सबको। अब समझो अगर ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें यही पे बॉन्ड है, तो ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे है ना, तो ऐसे होना चाहिए ऐसे। तो ये बेंजीन वाला एक परफेक्ट एग्जांपल है कॉन्जुगेशन का, इसीलिए ये जो बॉन्ड होते हैं ना ये ऐसे होते हैं। अब बताइए तो आपको रेजोनेंस अभी, तो ये अगर ऐसा है तो ये बॉन्ड घूम के समझो यहाँ पे आ गया है, फिर ये वाला जो रहेगा वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये वाला इधर आएगा, तो ये ऐसे रोटेट होते रहते हैं, इसलिए ना ऐसे होता है, ये इतना मतलब कंटिन्यूसली जरूर रहता है ऐसे 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 ऐसे, इसलिए हम उसको ऐसे रिंग बना देते हैं स्ट्रक्चर में। खत्म काम। अब आगे, अब एरोमेटिसिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है वो पढ़ेंगे हम। देखो 3 टाइप है, एक होता है एरोमेटिक जो कि है उसके लिखित रूल, उस हिसाब से जाएंगे। अगर वो नहीं सेटिस्फाइड हुआ देन इट इज नॉन एरोमेटिक, तो फिर मतलब अगर कुछ नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक एक ऐसा केस आता है जहाँ पे एरोमेटिक का एक कंडीशन चेंज होती है, बाकी सारी सेम रहती है।
तो वो आएगा आपका नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले देखो एरोमेटिसिटी के लिए मतलब 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट कि वो साइक्लिक होना चाहिए, पूरा क्लोज रिंग होना चाहिए। अगर ओपन चेन है तो एरोमेटिसिटी नहीं है, आप फटाक से नॉन एरोमेटिक पे टिक करके आ जाना। अगर आपको खुली चेन दिखती है ना तो कुछ नहीं सोचना, नॉन एरोमेटिक टिक वही है, कोई वांदा नहीं है। अगर रिंग रहती है तो थोड़ा रुक के सोचना, ठीक है। तो पहला पॉइंट साइक्लिक होना चाहिए। फिर आता है प्लेनर। अब पेपर में तो कैसे पता चलेगा कि ये प्लेनर है? प्लेनर तो समझ में आता है ना, किसी एक प्लेन में होना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई है उसी के बीच में आना, एक प्लेन में, ऐसे बाहर 3D शेप नहीं है, एक 2D में रहना, दैट इज प्लेनर। ओके, तो वो कैसे पता चलेगा हमें? तो अभी जो हमने इतना हाइब्रिडाइजेशन पे चर्चा की ना, वो कंसेप्ट हमारे काम आएगा। आपको देखना है कि वहां पे जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी सेंट्रल एटम है, जो भी रहेगा वो sp2 है क्या? अगर वो sp2 है देन इट इज प्लेनर, ठीक है। बस ये टेक्निक यूज करनी है। उसके बाद ये देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी रिंग जो होती है वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रहनी चाहिए। अभी हमने जो एग्जांपल देखा था ये वाला, यहाँ पे पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड थी क्या? नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम था ना, तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो दैट शुड बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। आइदर वहाँ पे लोन पेयर होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड मतलब चार्ज होना चाहिए, डबल बॉन्ड, कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से वो कॉन्जुगेटेड दिखे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि वो कंप्लीट CC आपको याद रखना है, ट्रिपल C, साइक्लिक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। और एक होता है प्लेनर जो हाइब्रिडाइजेशन से निकल जाएगा, और एक होता है हकेल रूल जो आपने पहले बोला था, वो वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है। हकेल रूल फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड फॉलो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होंगे? मतलब वहाँ पे जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है क्या, माइक किसी का ऑन होगा तो बंद कर दो, सिद्धि किसका चालू था पता नहीं। तो वो होने चाहिए आपके ऐसे 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, मतलब ऐसे होने चाहिए जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर नीचे बचना चाहिए। तो हम उसको 2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको n की जगह पे आप 0 1 2 3 पुट करके देखो तो जो आएगा वो, जब 2 पाई अगर रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है, 10 है, तो ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है ना कुछ रिमाइंडर बचता है। तो ये एक ट्रिक जैसे आप समझने के लिए समझ सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट है ये, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती देन समझ जाना कि वो नॉन एरोमेटिक है। वो ओपन है, मतलब समझो ओपन है और ये बाकी सारी कंडीशन है, तो वो फिर भी नॉन एरोमेटिक। कोई ना एक तो भी ऐसी होनी चाहिए जो फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, नॉन कॉन्जुगेटेड है वही, डू नॉट फॉलो हकेल रूल, तो इसका तो कोई छोड़ो, मान देंगे। उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक, इसमें सिर्फ एक कंडीशन चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, 4n + पाई इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए वहाँ पे। ये होता है जो चेंज हुआ, यहाँ पे 2 जो है हमने गायब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब जो भी आप काउंट करोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होंगे? 4 से डिविजिबल रहेंगे, जैसे 4, 8, 12, 16 ऐसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 अगर मतलब 0 1 2 3 ये पुट करते हो तो इस तरीके से हम एंटी एरोमेटिक का क्राइटेरिया रखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल, ये अभी हमने देखा था कि ये कॉन्जुगेट है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो लोन पेयर दिया नहीं है, लेकिन आपको आपकी तीसरी आंख खोल के देखना है, यहाँ पे लोन पेयर है। अरे यहाँ पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको काउंट करके आप आपका फिर से वही डबल सिंगल डबल 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 सिंगल डबल, ये पूरा अल्टरनेट है, तो ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद आपको ये आंखों से दिखाई दे रहा है कि इट इज साइक्लिक, डन, ठीक है। उसके बाद ये अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। अब यहाँ पे हम कौन से इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम अभी काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। अब यहाँ पे एक चीज आपको जो बहुत क्रूशियल है वो याद रखनी है, दैट इज अगर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेते हैं, कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेते हैं मतलब ये कि वो डीलोकलाइज हो रहे हैं ना, मैंने क्या बोला था आपका कॉन्जुगेट अगर होते हैं तो वो डीलोकलाइज हो जाएंगे, मतलब वो घूमेंगे। जैसे हमने बेंजीन का एग्जांपल दिया था, वो जो होते हैं पेयर वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे गोल 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 गोल, तो ये भी घूमेंगे। ये लोन पेयर इधर जाएगा, वो ऐसा रहता है ना, वो आपने देखा होगा आपके बुक्स में, ये 4 जैसा जाता है ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं उसका घूमना, दैट इज रेजोनेंस।
ओके, तो ये यही होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसे इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर जाता है। जब ये ऐसा होता है मतलब हमने इसको एक तो हमने इसको डीलोकलाइज, मतलब इन शॉर्ट मुझे ये बोलना है, जब आप उस लोन पेयर को डबल सिंगल ये करते हैं ना, कॉन्जुगेशन में काउंट करते हो, तब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को आपको हकेल रूल में भी काउंट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो व्हेनेवर जब कॉन्जुगेशन में आपके लोन पेयर जाएंगे, कॉन्जुगेशन में लोन पेयर जाएंगे, देन वो आपके हकेल में भी जाएंगे। कॉन्जुगेशन में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो हमने यहीं पे लाइन पढ़ी थी, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और हकेल में हम पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। समझ आ गई ये चीज जो बहुत ज्यादा डेलिकेट सी थी, मतलब मुझे लगती थी। कहीं पे कहीं गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो पता चल रहा है आप लोन पेयर को ऐसे सिग्मा काउंट कर रहे हो। अगर आप उसको सिग्मा काउंट कर दोगे तो वो एरोमेटिक का एंटी एरोमेटिक बना के आ जाओगे, फालतू में 4 मार्क चले जाएंगे और उसके साथ 1 मार्क और लॉस हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर है। अब यहाँ पे तो कोई मतलब यही नहीं है, चलो ये क्लोज है, साइक्लिक दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसे देखते से दिख रहा है कि यार इधर तो कुछ झोल है, इधर डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या होता होगा इन दोनों का। फर्स्ट sp3 हाँ sp3 देखो। हाँ और एक चीज, हम ना कभी कभी पढ़ते पढ़ते इतना मग्न हो जाते हैं, हमें हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई देता। हाइड्रोजन होता नहीं है फिलहाल, लिखते नहीं, लेकिन हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 ये हो गया sp3। यहाँ का क्या आएगा sp2। यहाँ पे sp2 है, लेकिन मैंने क्या बोला था, कंप्लीटली कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो बस नॉन एरोमेटिक। अब ये वाला देखो, यहाँ पे सब कुछ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, और प्लानर भी है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2। कैसे पता करा हमने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैं आपको एक से बता देती हूँ। 1 2 मतलब यहाँ पे नहीं करना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड को हम ये वाला सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3, ये पाई बॉन्ड हमने काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया sp2। सेम अप्लाई फॉर ऑल द अदर 3। तो ये हमारा कंप्लीटली कॉन्जुगेट हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, हकेल वाले 1 2 3 4, कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक। क्लियर हो गया सबको। समझ आया। तो अब हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं इसके बाद आपको डाउट अगर आएगा तो पूछ लेना। अब ये जो सारे एग्जांपल है वो आप बताओगे क्या होगा। पहला तो बहुत इजी है, सेकंड वाला तो हमने अभी किया है। बताओ ये इसमें क्या है। सारे एरोमेटिक। वाह, एक झटके में बता दिया, सारे एरोमेटिक है। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया तो वो देख लो। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये हो गया आपका कंप्लीटली कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। इसके बाद सारे sp2 है, इसका बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, sp2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है ना, क्योंकि 1 2 3 ये हो गए 3 सिग्मा, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो वो हो गए 6 पाई। और एक बेंजीन का काफी फेमस सवाल है, वो पूछ लेते हैं कि उनमें वो पूछ लेते हैं कि बेंजीन में बताओ कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ना मतलब मेरे साथ मैंने पेपर में ये किया था कि मैं 3 क्लिक करके आ गई थी, मैं समझ गई थी कि वो पाई बॉन्ड पूछ रहे, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है 1 2 3 4, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये गलती आप मत करना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो ये हो गया, सारे कंडीशंस को ये फॉलो करता है, इसलिए ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। ये वाला तो हमने अभी सॉल्व किया। अब इसके बाद ये वाला जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन को कितने होते हैं बताओ तो, होते हैं या नहीं होते वो भी बता दो। 2 होते हैं 1। हाँ, ये वाला थोड़ा मस्त एग्जाम्पल है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर से अभी हाँ, फिर आता है डबल सिंगल, एक लोन पेयर को यूज करेंगे हम, दूसरे को नहीं, एक ही गरज है ना हमको, जितनी की जरूरत है उतनी ही लो।
डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन अगेन, फिर लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर से कॉन्जुगेशन, इट इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको? ओके, उसके बाद अभी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाँ, साइक्लिक भी है, ये दिख रहा है, दिखने से दिख रहा है साइक्लिक है। दो कंडीशन हो गई हमारी पास। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो ये तो दिख पता ही आपको कि ये वाला sp2 है, 1 2 और ये 3, तो ये sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है। ये समझ आ रहा है ना सबको? ये भी आपका sp2 है, ठीक है। अब ये आती है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन, हम बताओ मुझे हाइब्रिडाइजेशन में कौन से बॉन्ड्स को काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को। हाँ, पाई को नहीं करते। पाई को कब काउंट करते हैं हम? कॉन्जुगेशन में या फिर हकेल में काउंट करते हैं पाई को, ठीक है। लिख लो आप अपने, वो ऊपर रहता है ना मार्जिन उधर, कि पाई को हम हकेल में काउंट करेंगे, मतलब हकेल का पैर हम बोलते हैं, मराठी में पाए बोलते हैं हम पैर को, या फिर पाए वो खाने वाला पाए भी हो सकता है, तो वो वैसे याद रख सकते हो आप। तो ऑक्सीजन के अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाए हम, तो ये आएगा 1 2, ओके 2, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब मुझे बताओ, ये एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं लेता है, जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, और जो कॉन्जुगेशन में पार्ट करता है दैट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ये चीज ऐसे इधर फिट कर लो, भूलना मत, और इसको उल्टा भी मत करना, नहीं तो फिर सब उल्टा हो जाएगा। तो जो भी कॉन्जुगेशन में, अभी यहाँ पे 2 है, हमें एक की जरूरत थी, हमने एक को ले लिया, ये चला गया पाई के पास, दोनों में से कोई लिया, ये खुला है, तो ये क्या करेगा? लोकलाइज हो जाएगा, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा फॉर्म करता है वो लोकलाइज हो जाए, ये अनकॉन्जुगेटेड है। तो ये 1 2 और 3, ये हो गए 3, तो ये भी हो गया sp2। मतलब अभी कंप्लीट रिंग जो है दैट इज प्लेनर, ठीक है। अब आता है हकेल रूल। हकेल में हमें क्या करना है? पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, तो हम अभी काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब कौन से वाले को काउंट करेंगे? हम पाई को काउंट करेंगे या सिग्मा को काउंट करेंगे? 4 हो गए हमारे पास, और 2 की जरूरत है इसको एरोमेटिक प्रूफ करने के लिए। बोलो। पाई को काउंट करेंगे, ठीक है। और ये गलती मत कर लेना कि हमने, कभी कभी ऐसे हो जाता है, हम थोड़ा वो जो प्रेशर रहता है ना एग्जाम का, उसमें हम ऐसा लगता है कि यार हमने इसको अभी तो लोकलाइजेशन में काउंट किया, डीलोकलाइजेशन में काउंट करें, इसको फिर से हकेल में कैसे काउंट कर सकते हैं? ऐसा सवाल आता है जब हम करते रहते ना सॉल्व, अरे अभी तो किया इसको लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन में, डबल सिंगल के वक्त फिर से क्यों? लेकिन करना है, उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एरोमेटिक। अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ना, अब बताओ मुझे, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है या डीलोकलाइज्ड लोन पेयर? आप बताओगे। अब इतना लेट मैम लोकलाइज्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। सब लोग इस चीज को मानते हो या किसी को सवाल है? लोन मतलब नहीं है, ऐसा किसी को बोलना है? नहीं बोलना है, ग्रेट। तो ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना इसको कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्जुगेशन में हेल्प करने की, तो वो खुला है, अब लोकलाइज्ड है, तो वो लोकलाइज रहेगा, तो वो सिग्मा फॉर्म करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, इसलिए हम उसके ऊपर लोन पेयर दिखाएंगे 1 2 3 लोन पेयर। मतलब वैसे उसके नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वो बॉन्ड फॉर्म करता है, और एक जो होता है वो लोन पेयर होता है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। तो ये लोन पेयर हो गया, और ये 3 उसकी वैलेंसी होगी। तो sp2, ये भी sp2 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 sp2। अब नाइट्रोजन का हम देखेंगे, ये नाइट्रोजन है हमारा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया
सिग्मा वाला, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। ये हो गया 1 सिग्मा बॉन्ड, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड और ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड। चलो ना भाई, तो ये हो गया sp2, तो ये भी होगी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, तो इसीलिए ये भी होगी हमारी एरोमेटिक रिंग। समझ गया? समझ गया सबको? किसी को कोई डाउट अगर होगा तो पूछो। देखो इतने हमने एग्जांपल्स किए हैं, और जब हम आगे की क्लासेस लेंगे आप सब लोग एक बार ऑफिशियली ज्वाइन कर लो, जिन्होंने नहीं किया है। मतलब अभी तो डेमो क्लासेस सबकी चली रही है, हम और थोड़े एग्जांपल्स को लेके उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जाम में क्या पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस पूछेंगे। देखो एक चीज बता देती हूँ, एग्जाम में क्या पूछते हैं आपको, आपको ना ऐसे जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिए सेम एग्जाम्पल आ जाएंगे, दे देंगे दो देते हैं, वो एक तो नहीं देते, दो देते थे, कभी कभी एक भी दे देते, और बोल देंगे कि इज इट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, या फिर 1 2 3 4 में दे देंगे, या फिर मैच द फॉलोइंग में दे देंगे। तो कंफ्यूजन होता है, इसको एरोमेटिक बोला इसको, तो वो कंफ्यूजन क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे ये वाले। लेकिन थ्रू आउट द ईयर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ, जो हमने एग्जाम्पल से पहले जो कंसेप्ट पढ़ा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। एक क्विक रिवीजन अगर हम लेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ वीएसपीआर, ये क्यों पढ़ रहे हैं आप। तो इसने कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ बातें बताई जो हमें आगे हमें मतलब उसी के बेसिस पे हमने उसका शेप या फिर ज्योमेट्री है वो डिसाइड किया। ठीक है, तो लोन पेयर होने से क्या होता है, दोनों की रिपल्शन क्या होता है, वैलेंस शेल से शेप डिसाइड होता है, ये सारी चीजें हमें इससे पता चली। फिर हमने देखा CH4 का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, और ये चार्ट देखा, इसमें हमने sp2 का शेप क्या होता है और बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं वो देखा। ठीक है, फिर CH4 के एग्जाम्पल से हमने उसको थोड़ा डिटेल में समझा। उसके बाद हमने एक ट्रिक पढ़ी जहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करना है, पाई बॉन्ड के ऊपर देखना भी नहीं है बिल्कुल, तो वो देखा। उसके बाद हमने कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल देखे, जो कि मतलब जहाँ पे बॉन्ड मतलब लोन पेयर लोन पेयर का रिपल्शन होता है, तो वो कैसे आता है। उसके बाद ये मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो आप सॉल्व कर लेना। उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी देखा, कुछ सिंबल्स को क्लियर आउट किया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, कोई भी चीज़ अल्टरनेट आपको दिखी तो उसके बाद उस कॉन्जुगेशन से क्या होता है, लोकलाइजेशन कैसे होता है, डी लोकलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ा। उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, हमने सी मतलब ट्रिपल सी याद रखना है पहले तो, साइक्लिक, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। उसके बाद प्लेनरिटी को हम कैसे पता करते हैं, sp2 से करते हैं। उसके बाद हमने हफेल रूल क्या होता है वो देखा। उसके बाद एंटी एरोमेटिसिटी क्या होगी, नॉन एरोमेटिसिटी क्या होगी उसके बारे में पढ़ा। ये देखो इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको 4 लाइन दे देंगे, उसमें से एक गलत दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा रॉन्ग है ना, तो वो भी पूछ लेते हैं, तो ये होता है क्वेश्चन। उसके बाद हमने एग्जांपल देखे एरोमेटिसिटी के कैसे होता है। ठीक है, मतलब लोन का जो खेल होता है इसमें से जो ये फ्यूरॉन का एग्जांपल है वो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल कि वहाँ पे दोनों तरीके से लोन पेयर यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। यहाँ पे हमारा डेमो क्लास मेरी तरफ से एंड हो गया। अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, और इसका जो मतलब आगे की क्लासेस है वो हम जब आप क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी रेगुलर मोड में तब हम आगे का और पढ़ेंगे। हाँ, तो कैसा लगा क्लास आपको बताओ, कर दूं ये बंद?